चले जी, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। है डिसीजन मेकिंग, लेकिन हमने इस डिसीजन को करते हुए जो इसके इफेक्ट्स देखने हैं वो मल्टीपल ईयर्स में देखने हैं। क्या क्या किस किस तरह के डिसीजंस हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो सकते हैं, मेन यही है। अच्छा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है? अकाउंटिंग नहीं पूछ रहा, बिजनेस, वैसे ही फाइनेंस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है? बिजनेस की इन्वेस्टमेंट, ऐसा काम करना मतलब ऐसा खर्चा करना। हाँ, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का मतलब है खर्च करना और उससे फायदा आना। अच्छा, ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज होता है ना, वो होता ही लॉन्गर रन के लिए कि ये इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम लोग कर रहे होंगे जिसमें कोई एक खर्चा करना होगा, मोस्ट प्रोबेबली प्लांट खरीदना होगा, फैक्ट्री सेटअप करनी होगी और उससे ओवर अ लॉन्ग पीरियड बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसमें सबसे ज्यादा यही है चीज मेन। फिर इसके अलावा ये जो भी मैंने पहले भी जिक्र किए थे, मेक और बाय डिसीजन भी हो सकता है। आल्दो के ये भी एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही हो सकता है। जैसे पहले हमें चीज बाय किया करते थे, अब मेक करने का सोच रहे हैं, तो ये भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही है। क्यों? क्योंकि अब मेक करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही है, लेकिन अलग से नाम इसलिए लिख रहा हूं कि ये भी एक जहन में हो कि अच्छा ये भी एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग चीज हो सकती है। इसी तरह से कंटिन्यू और शट डाउन हो सकता है कि एक फैक्ट्री है लॉस मेकिंग है। जैसे अभी जो वो शॉर्ट टर्म में आखिरी चीज मैंने बताई थी, उसमें अगर मैनेजमेंट ये डिसाइड करती कि इस सेगमेंट को अभी क्लोज कर दें या चलाते रहें, तो चलाते रहें, तो फिर चलाते रहें। तो कंटिन्यू और शट डाउन ये भी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हो सकती है। लेकिन मैंने ना यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हैं, मैंने ये नहीं कहा कि बस सिर्फ यही है जिस टॉपिक में पढ़ेंगे, मैंने ऐसी 2-3 एग्जांपल्स लिखी हैं। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट डिसीजन होंगे, तो मैं स्टार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन से कर रहा हूं। जो टेक्निक्स हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सीख लेंगे वही टेक्निक्स ही यहां भी इस्तेमाल हो रही होंगी, लेकिन उन टेक्निक्स को सिखाने के लिए जो जो बात का फ्लो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कराने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लगाऊं, लेकिन एक्चुअली मैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग सिखाने लगाऊं, क्योंकि जो भी तरीके इसमें सिखा रहा हूं वही तरीके हम यहां भी बहरहाल लगाएंगे। तो मैं ऑफिशियली इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं बस लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस से स्टार्ट करते हैं बात। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यानी इन्वेस्ट करें या ना करें, इसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं। तो ये टॉपिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के नाम से भी मशहूर है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा, शुरू में मैंने बताया था, अब चूंकि ऑफिशियली मैंने शुरू किया बीएफडी, तो दोबारा बताता हूं। मैंने ये जो बुक बनाई हुई है ना, इसमें जो चीजें सिखाई नहीं होती हैं, जैसे मैं कहूंगा कि ये मेथड है, इसका ये तरीका है, इसमें ये कैलकुलेट करते हैं, ऐसे डिसीजन करते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं बुक के अंदर। लेकिन फिर भी सारा जबानी बोलता मुझे भी अजीब लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ बोर्ड पे तस्वीरें बना ही रहा हुआ करूंगा। तो अगर वो लिखनी हो तो आपकी मर्जी है, वरना काम की सारी बातें मैंने लिखी तो हुई ही हैं बुक के अंदर। तो आपकी मर्जी है, आप ये नोट करना चाहें तो कर लिया करें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। बहरहाल जो जो पढ़ाया करूंगा मैं फिर बता दूंगा कि मैंने ये चीज पढ़ा दी है, तो पढ़ लें, ताकि आपको उसमें लिखे हुए के अलावा कुछ लिखना हो तो फिर वो जरूर लिखें, क्योंकि बुक तो एक खास टाइम पे बनाई थी। अपडेट तो करता ही रहता हूँ, लेकिन क्लास में खड़े होके एक बात बोलना, हो सकता है कोई नई चीज ही जहन में आ जाए, तो इसलिए कोई लिखना चाहे, जो मैं सब बोल रहा होता हूँ बोर्ड पे लिख रहा होता हूँ, तो लिख लें बेशक, लेकिन ये फिक्र नहीं करें कि क्या सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं, मैंने लिखी हुई चीजें बुक के अंदर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, चूंकि
इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है और बुजुर्गों के बनाए हुए इसमें काफी मेथड्स हैं, तो उनको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की टेक्निक्स कह लेते हैं। कुछ बहुत बेसिक्स ही हैं और बिल्कुल बेसिक्स ही हैं और कॉन्सेप्चुअली इतनी स्ट्रांग नहीं है। कुछ एडवांस्ड हैं। जो बेसिक सी टेक्निक्स हैं, बेकार सी टेक्निक्स हैं, शायद कभी को 2-4 नंबर की टेस्ट हो जाए। एक है इसमें ARR, इसको कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और एक होती है पे बैक पीरियड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक बड़े सवाल में छोटा सा पार्ट हो सकता है ये टेस्ट। और जो एडवांस टेक्निक्स हैं, इनमें मेनली 2 ही तरीके हैं। एक नेट प्रेजेंट वैल्यू है और एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ये 2 मेथड्स हैं, ये 2 टेक्निक्स हैं रादर। तो जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना होगा तो मैनेजमेंट हमसे पूछेगी, हम यानी फाइनेंस के लोग, तो हम फाइनेंस को सामने रखते हुए जो उनको मशवरे देंगे वो इन पे बेस्ड होंगे। बाकी फिर सेठ साहब ने खुद अपनी इंस्टिंक्ट से फैसला करना है तो कर लें, लेकिन हमने बेस्ड ऑन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो उनको मशवरा देना है कि इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी, उसके लिए कुछ बुजुर्गों की बनाई हुई टेक्निक्स हैं। पहले ये आसान करवाता हूं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR भी कहते हैं इसको। ARR, नॉट IRR, ARR। IRR एक अलग चीज है। इस डिसीजन की टेक्निक को बेस किया जा रहा है अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग तो इसमें यह कैलकुलेट किया जाता है कि जिस अच्छा मैंने एक वर्ड बोलूंगा, जिस तरह पहले शॉर्ट टर्म डिसीजन को पढ़ाते हुए ना मैं जॉब, प्रपोजल, ये टर्म इस्तेमाल कर कि इस जॉब की वजह से, इस प्रपोजल की वजह से। ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं ना, इनके लिए नॉर्मली प्रोजेक्ट का वर्ड यूज हो रहा होता है। जैसे हमने ये डिसाइड करना है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए फैक्ट्री सेटअप करें कि ना करें, तो ये एक प्रोजेक्ट है, तो वर्ड प्रोजेक्ट यूज हो रहा हुआ करेगा, मैं अक्सर प्रोजेक्ट कह रहा हुआ करूंगा। और यहां भी जैसे मैंने पहले शॉर्ट टर्म में भी बताया था कि 2 ही तरह की बातें हो सकती हैं, या तो हमने एक प्रोजेक्ट को हाँ या ना करना होगा, या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में से चूज करना होगा। तो यहां भी ऐसे ही है कि हम या तो किसी एक प्रोजेक्ट को अप्रेज कर रहे होंगे कि इसको हाँ या ना करें, या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में से चूज कर रहे होंगे। तो यहां भी है बुनियादी तौर पे डिसीजन मेकिंग की 2 ही बातें, या तो एक को हाँ या ना बोलना है या मल्टीपल में से चूज करना है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड ये है कि जिस प्रोजेक्ट को हम अप्रेज कर रहे हैं उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए। प्रॉफिट, कैश फ्लो नहीं, प्रॉफिट। और प्रॉफिट और कैश फ्लो में वैसे तो अकाउंटिंग रूल्स के फर्क होंगे, लेकिन प्रॉफिट और कैश अगर इनमें फर्क है तो फर्क क्यों है? यानी प्रॉफिट और कैश कितना जनरेट होगा नॉन कैश आइटम्स की वजह से, और सबसे मशहूर आइटम नॉन कैश डेप्रिसिएशन। तो इस टेक्निक में जिस प्रोजेक्ट को हम अप्रेस कर रहे हैं उसका निकाला जाएगा प्रॉफिट। क्योंकि अच्छा, डिसीजन मेकिंग में हम जो भी चीज इस वक्त डिस्कस कर रहे होंगे, मतलब हम क्लास नहीं, वैसे डिसीजन की बात कर रहा हूं, तो उसमें जो कुछ भी इस वक्त कंसिडर हो रहा है वो सब फ्यूचर है, क्योंकि पास्ट तो हो चुका है। इस वक्त जो भी कुछ डिस्कस किया जा रहा है, इस वक्त जो भी कुछ कंसिडर किया जा रहा है, वो सब फ्यूचर है। तो जिस प्रोजेक्ट को हमने इस वक्त हाँ या ना करना है, उस प्रोजेक्ट का ARR कैलकुलेट होगा, और ARR कैलकुलेट ऐसे होगा कि इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे कितने, और इस इन्वेस्टमेंट पे हर साल प्रॉफिट कितना कमाएंगे। प्रॉफिट से मुराद कैश नहीं है, ये प्रोजेक्ट हर साल कितना प्रॉफिट जनरेट करेगी।
तो उसको अगर परसेंटेज की शक्ल में देखना हो तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो जो एनुअल प्रॉफिट, और इसमें प्रॉफिट भी पीबीआईटी को बोला जाता है। पीबीआईटी स्टैंड फॉर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जो इस प्रोजेक्ट से हमें पीबीआईटी मिलता नजर आ रहा है एनुअल, उसको इस पे डिवाइड करके जो परसेंटेज निकालेंगे वो होती है ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और डिसीजन रूल क्या हुआ कि अगर इस प्रोजेक्ट का ARR 18% निकल आया तो क्या करें? हाँ बोल रहे हैं। हाँ, इसमें ना ये अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी सैलरी की मिसाल दी थी, दोबारा देता हूँ। आपको एक जॉब ऑफर हुई है और उन्होंने आपको ऑफर किया जी 1-20 ले लो और आ जाओ। अब इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, हम कहेंगे मैं भी आया। लेकिन वैसे अगर इसको डिसीजन के तौर पे देखना हो तो हाँ या ना, देखना पड़ेगा कि हमारा कम से कम रिक्वायर्ड क्या है। अगर उस पर पूरा उतरता है तो हाँ कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो बिजनेस इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए कम से कम एक रिक्वायर्ड सेट करेगा कि अगर कम से कम मिसाल के तौर पे 20% कमाता होगा तो पैसे लगाएंगे, वरना रहने देंगे। तो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें, क्या तरीका होगा? इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर इस प्रोजेक्ट का ARR जो हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड है या बेंचमार्क है या स्टैंडर्ड है, कम से कम उतना कमा के देगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना रहने देंगे। जी बताता हूँ, सवाल लिखिए। एसेट की कॉस्ट प्लांट की कॉस्ट है 250,000, 250,000 2.5 लाख रुपए। लाइफ 5 years, एवरेज एनुअल PBIT, एवरेज एनुअल PBIT 46,000। स्टैंडर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न 17%, 17%। बताइए एक्सेप्ट करें या ना करें, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें? हाँ जी, इस प्रोजेक्ट का ARR आ जाएगा 46,000 ओवर 250,000, कितना आ गया? 18.4%। और हमारा स्टैंडर्ड जो कम से कम रिक्वायर्ड है वो 17 है, तो ठीक है एक्सेप्ट कर लें। और लिखें सवाल।
प्लांट की कॉस्ट 220,000, 220. Expected RV 20,000. Expected net operating cash flows लाइफ क्या बोली मैंने? अच्छा चले, कैश फ्लोज में लाइफ आ जाएगी ईयर 1 के 74,000, ईयर 2 80,000, ईयर 3 90,000 और ईयर 4 106,000. 4 साल इसकी लाइफ है जी. अच्छा मैंने यहां पर लिखा है एनुअल, तो अगर हर साल प्रॉफिट डिफरेंट हो तो एवरेज कर लेंगे. निकालिए ARR. कैश फ्लो रिपीट कर रहा हूं, 1 में बताया है 74,000, 2 में 80,000, 3 90,000 और 4 106,000. हाँ जी, मैंने तो बस कहा ARR निकाल दे. हाँ या ना तो नहीं पूछा, बस ARR निकाल दे. प्रेजेंट वैल्यू क्यों? प्रॉफिट बस, प्रॉफिट बस. हाँ जी, पता नहीं, देखता हूँ. 70 ईयर 1 का कैश फ्लो 74, 80, 90, 106, 350, 87. ये आ गया एवरेज एनुअल. लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये तो कैश फ्लो है. इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी.
तो डेप्रिसिएशन है 220,000, कॉस्ट है 20,000, आरवी है, लाइफ 4 साल है, तो 50,000 आ गई। अब इस 50,000 को हम एवरेज एनुअल पीबीआईटी कहेंगे, सॉरी 50 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा, है 50,000 डेप्रिसिएशन है ना, तो इसमें से 50 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा और डिवाइडेड बाय 220। मैंने तो नहीं कहा अभी तक ऐसा जी। 17.04 अभी देता हूं उसका जवाब। तो चूंकि हर साल के अलग अलग थे, एवरेज कर लिया, और ये कैश फ्लो था, हमें प्रॉफिट चाहिए, तो वो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। अच्छा, इसमें एक एतराज सवाल ये कि पीबीआईटी क्यों ले रहे हैं, नेट प्रॉफिट ले लें या पीबीटी ले लें। हम ना देखना ये चाह रहे हैं कि एसेट की क्या औकात है, ये हमें क्या कमा के देगा। और जब होता है ना कि कोई एसेट क्या कमा के देगा, तो वो एसेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा के देगा। इंटरेस्ट तो हमारे लोन की वजह से इंटरेस्ट होता है। अगर इसमें से मैं इंटरेस्ट भी माइनस कर लूं तो वो कोई एसेट चलाने का खर्चा तो नहीं है, वो तो पैसे नहीं थे तो लोन ले लिया, पैसे होते तो लोन ना ले लेते, तो वो एसेट को ऑपरेट करने का खर्चा नहीं है। और टैक्स इसलिए माइनस नहीं कर रहे क्योंकि वो तो बिजनेस की इनकम पे पड़ता है। हम तो कह रहे हैं एसेट क्या कमा के देगा, इसलिए पीबीआईटी लेते हैं। और एक और रीजन ये है कि ये जो एआरआर का कॉन्सेप्ट है, ये एक रेशो कहलाती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये उस पे बेस्ड है। उसका फार्मूला होता है पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं बिजनेस में कितने फंड्स इन्वेस्टेड है, ओनर्स के भी और लेंडर्स के भी, दोनों के मिला के। तो आरओसी ही बिजनेस का होता है। डिनोमिनेटर में बिजनेस में क्या इन्वेस्टेड है, न्यूमिनेटर में बिजनेस क्या कमा के देता है, इसी पे बेस्ड है। बिजनेस में क्या इन्वेस्टेड है, एसेट में क्या इन्वेस्टेड होगा। बिजनेस हर साल कितना पीबीआईटी कमा के देखा है, एसेट हर साल कितना पीबीआईटी कमा के, तो इसलिए ये वाली टेक्निक आरओसीई पे बेस्ड है। अच्छा, अब इसमें हाँ, तो वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो उस एसेट का खर्चा है, यानी वो एसेट वो पेट्रोल की तरह खा रहा होगा, इंटरेस्ट पावर कंज्यूम कर रहा होगा, वो एसेट चलाने का खर्चा है इंटरेस्ट। पैसों का मसला है ना, पैसे ना होते, पैसे नहीं तो लोन लेना है, पैसे होते तो लोन का मसला नहीं था। तो वो एसेट नहीं कमा के देने के लिए खर्च कर रहा है। देखें, एसेट ने अगर कमा के देना है तो उसको प्रोडक्शन के लिए खर्चे चाहिए, बिजली कंज्यूम करनी है, फ्यूल कंज्यूम करना है, लोगों की तनख्वाहें देनी है, उसकी ऑपरेशन पे खर्चे होने हैं। इंटरेस्ट उसका ऑपरेटिंग खर्चा तो नहीं है, वो तो पैसे ना होने की वजह से पड़ रहा है। तो ये होता है जी एआरआर। अब इसमें ये जो नीचे इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, इस पे दो वैरायटियां हैं। कुछ उलमा का ख्याल है कि यहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूज होनी चाहिए, और इस फार्मूले की इंटरप्रिटेशन ये बनेगी कि आज अगर इतना पैसा लगा दें तो हर साल इतना कमाएगा। और एक ग्रुप ये कहेगा कि आज जो पैसा लगेगा वो ओवर द पीरियड उतनी वर्थ का रह नहीं जाएगा, क्योंकि जो प्लांट है ये हर साल वियर एंड टियर डेप्रिशिएट हो रहा होगा, तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उसकी हर साल वो वर्थ नहीं रह जाएगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट इनिशियल नहीं यूज होनी चाहिए। तो ये दो तरह के ओपिनियन है, दोनों ठीक है। एक ओपिनियन है कि ये जो डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट है ये इनिशियल यूज होनी चाहिए। ये जो अभी सवाल किया इसमें कुछ है एतराज? एक ओपिनियन है कि इन्वेस्टमेंट इनिशियल यूज होनी चाहिए, ये जो इधर डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट है ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी यूज हो सकती है और एवरेज इन्वेस्टमेंट भी यूज हो सकती है।
और इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो इनिशियल जो शुरू में पैसा जेब से जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट है कि इस प्रोजेक्ट के शुरू में जो पैसा लगेगा वो इन्वेस्टमेंट होगी, और जब प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा तो इसकी क्या वर्थ होगी। ये हो गई दो एक्सट्रीम्स। प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे इसकी क्या वर्थ होगी ये, और जब प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा तो इसकी क्या वर्थ होगी ये। अब ये दो एक्सट्रीम्स हैं, इन दो एक्सट्रीम्स का एवरेज लेना है तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। हमने जो अभी 250 के लिए 220 यूज किया था वो 250 किधर है? 2/220। हाँ तो मैंने 220 बोला था। नहीं 220 बोला था मैंने। तो ARR की कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी यूज हो सकती है और एवरेज इन्वेस्टमेंट भी यूज हो सकती है। दोनों का आंसर सेम आएगा? नहीं, जब डिनोमिनेटर बदल जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये जो अभी सवाल किया, अगर इसमें 37,500 को डिवाइड करें आप 220 से तो आंसर आता है 17 पॉइंट। और अगर आप इस 37,500 को डिवाइड कर दें एवरेज से तो एवरेज क्या होगी? 220 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 220 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 120। अच्छा ये प्लस क्यों हो गया? कॉस्ट में से तो आरबी माइनस नहीं होती है? माइनस ही होती है यार। हम डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहे, हम दो वैल्यूज का एवरेज कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग वैल्यू है और एक एंडिंग वैल्यू है। तो चूंकि दो वैल्यूज का एवरेज कर रहे हैं तो इसलिए प्लस करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका आंसर बनेगा 31.25%। तो अगर कंपनी का मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड 20% है तो एक्सेप्ट कर लें क्या ना? हाँ, कंपनी की मर्जी कि उन्होंने स्टैंडर्ड किस बेस पे, यानी वो ARR किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं। अगर वो इनिशियल की बेस पे करते हैं तो स्टैंडर्ड भी उसको सोच के रखा होगा, और अगर एवरेज की बेस पे करते हैं तो स्टैंडर्ड भी उसके मुताबिक रखा होगा। तो ये है ARR, और ARR बस यही है, बहुत है जी। इनकी एवरेज का क्या मकसद हुआ? जब हम इस एसेट यानी प्लांट सेटअप कर दें, इस प्रोजेक्ट को शुरू कर देंगे तो हमारा पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी 4 साल बाद, तो वो जो हमारा पैसा लगा हुआ था वो 20,000 वर्थ का रह जाएगा। शुरू में लगेगा 220, इन्वेस्टमेंट की वर्थ स्टार्टिंग में 220 है। जब प्लांट सेटअप करेंगे तो शुरू में जेब से कितना पैसा जाएगा? 220। तो हमारी इस इन्वेस्टमेंट की प्रोजेक्ट स्टार्ट पे कितनी वर्थ है? 220। और जब प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट 20,000 वर्थ की रह जाएगी। तो हम इन दो एक्सट्रीम्स की एवरेज कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के शुरू में जो हमारा पैसा लगेगा उसकी वर्थ ओवर द पीरियड कम होती जा रही होगी क्योंकि प्लांट पुराना होता जा रहा होगा। तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी यूज कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, एवरेज भी यूज कर सकते हैं। एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट हमारी इस इन्वेस्टमेंट की एवरेज वर्थ क्या है। तो एवरेज लेने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका है दो एक्सट्रीम्स को एवरेज कर लें। माइनस रेजिडुअल वैल्यू के साथ जो प्रोसेस करते हैं तो वो वाला पोर्शन करते हैं कि हमारा जितना इस पे एक्सपेंडिचर होगा, तो एक्सपेंडिचर तो 220 होगा। 220 के बाद 20 का एंड वापस आ जाएगा। अच्छा, ये तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो गई ना। टोटल लगेगा वो तो 220 लगेगा ना, शुरू में तो 220 लगेगा। जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, उस इन्वेस्टमेंट की वर्थ थ्रू आउट द पीरियड 220 नहीं रहेगी, कम होती जाएगी। तो जब कम होती जाएगी तो हम उसका एक एवरेज कर लेते हैं। एक चीज जिसने चेंज होते जाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा जाएगा 220 और आएगा 20 तो नेट 200, नहीं, ये बात नहीं हो रही। बात ये हो रही, ये बिल्डिंग बनाई है, अब इस बिल्डिंग को बनाने में पैसा लगा, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ओवर द पीरियड इस इन्वेस्टमेंट की वर्थ सेम रहेगी।
बढ़ तो सकती है, वो तो प्रॉपर्टी आ गई ना, प्लांट है तो वर्थ कम हो सकती है ना। तो इस वक्त बात ये हो रही है कि जो हमारा इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा होगा, अब हम उस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में लगा हुआ पैसा, कैश फ्लो नहीं कह रहा, उस प्रोजेक्ट की वर्थ ओवर द पीरियड चेंज हो रही है, तो हम उसका एवरेज करना चाह रहे हैं। तो एवरेज के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है दो एक्सट्रीम्स का एवरेज कर लें। तो एक एक्सट्रीम है कि स्टार्टिंग पे इन्वेस्टमेंट की वर्थ क्या होगी, और एक एक्सट्रीम है कि एंड पे वर्थ क्या होगी। तो इसलिए दो का एवरेज कर लिया। आप क्या कह रहे थे? सर इसमें अगर वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, वो मैंने भी टर्म बोली नहीं है ना, अगर वो भी इन्वेस्टमेंट में ही काउंट होती है। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट ही होती है, यानी वर्किंग कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट। ये फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट में इसी तरह ही लेंगे आपसे। वर्किंग, ये बाकी लोग जो पहली दफा बीएफडी पढ़ रहे हैं, इग्नोर दिस डिस्कशन। वर्किंग कैपिटल भी एक इन्वेस्टमेंट है, तो जो आज शुरू में वर्किंग कैपिटल लगेगा वो उसमें शामिल होगा, और जो एंड पे उसकी वर्थ रह गई होगी वो उसमें शामिल होगा। वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही होती है, लेकिन वो पढ़ेंगे बाद में, इसलिए मैंने भी जिक्र नहीं किया था आज। नहीं, जब मैं वर्किंग कैपिटल पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें हम ये देख लेंगे कि वर्किंग कैपिटल भी एक इन्वेस्टमेंट ही होती है। वो तो है। अभी तो मैंने इस वक्त सिर्फ मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखा है ना, मिसाल मैंने प्लांट की दी है। प्लांट भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, कुछ स्टॉक खरीद के भी रखना पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट मैंने कॉस्ट ऑफ प्लांट नहीं लिखा, इन्वेस्टमेंट लिखा है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर वर्किंग कैपिटल भी एक इन्वेस्टमेंट है, तो अगर वो भी एक इन्वेस्टमेंट होगी तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट लिखनी है यहाँ पर। ARR डन जी। क्या? हाँ, कैश फ्लो एनुअल, अच्छा ठीक है। पहले साल का हम जो कैश फ्लो ले लें, उसमें से डेप्रिसिएशन पहले साल की माइनस करके उसका एनुअल जो ईयर 1 का है वो ले, हाँ। उसमें पहले साल की इतनी वर्थ है वो लिख दें, दूसरे साल में जितनी वर्थ कम होगी 50,000 से, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो लिखे। 4 साल का सेपरेट निकाल के ARR एवरेज फिर उसका एवरेज देना। असल में ना ये हैं बुजुर्गों के बनाए हुए तरीके। तो जिस बुजुर्ग ने तरीका बनाया उसने यही तरीका बताया। जब आप बुजुर्ग होंगे और आप ये तरीका दुनिया वालों को बताएंगे तो ये भी किताबों में आ जाएगा। आपकी बात ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन बस जो तरीका चलता है वो बस ये है। दूसरी टेक्निक भी पे बैक पीरियड। इस टेक्निक में इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखेगा, ये देखेगा कि मेरा पैसा कब वापस रिकवर हो जाएगा। यानी जो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगेगा, प्रोजेक्ट वो पैसा वापस कब कर देगा, उसके बाद जितना कमाएगा वो सब एक्स्ट्रा ही है। तो पे बैक पीरियड में सिर्फ इस बेस पे डिसीजन किया जाता है कि प्रोजेक्ट पैसा कब वापस कर देगा। यानी प्रोजेक्ट में शुरू में अगर लाख लगेगा तो वो कितने अरसे में लाख वापस कर देगा, मतलब कमा के। उसके बाद जितना कमाएगा वो सब एक्स्ट्रा ही है। तो पे बैक पीरियड, एक बात तो ये कि ये मेथड बेस्ड ऑन कैश फ्लोज है। पिछला वाला मेथड प्रॉफिट पे बेस्ड था, और बस वही प्रॉफिट पे बेस्ड था, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब कैश पे बेस्ड है। तो ये वाला मेथड कैश फ्लोज पे बेस्ड है। पैसा जल्दी वापस आ जाए अच्छा, या देर में वापस आए तो अच्छा है। तो इसमें डिसीजन रूल ये बना कि प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे, अच्छा प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया, 4.5 साल आ गया, तो फिर तो इसके लिए भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड रखा होगा। तो अगर प्रोजेक्ट का जो पेबैक है वो हमारे मिनिमम रिक्वायर्ड से ज्यादा कम हो तो अच्छा है,
तो अगर हमारे मिनिमम रिक्वायर्ड से कम है या बराबर भी चलेगा, तो फिर प्रोजेक्ट अच्छा है। पे बैक का फार्मूला तो ऐसा कोई खास बनाने की जरूरत नहीं है। पे बैक का फार्मूला नहीं, पे बैक का कॉन्सेप्ट ही काफी है कि पे बैक पीरियड वो पीरियड होगा जब प्रोजेक्ट इतना कैश कमा देगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। अब वो कैलकुलेट करना कैसे है, ये मैं आपको 2-3 सवालों से सिखा देता हूं। एक एग्जांपल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी 240,000 और जो इस प्रोजेक्ट की लाइफ है वो 7 साल है और ये प्रोजेक्ट हर साल $80,000 का कैश जनरेट कर दिया करेगा हर साल। तो इनिशियल पैसे कितने साल में पूरे कर देगा? हर साल 80,000 नेट कैश जनरेट कर देगा 3 साल में। तो इसमें फार्मूला बन गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश फ्लो। तो इसका आंसर आ गया 3 साल। क्योंकि जब हर साल बराबर ही आने तो इसको इस पे डिवाइड कर दें, पता चल जाएगा कितने साल में पूरे हो जाएंगे। तो अगर हर साल बराबर कैश जनरेट करना है तो पे बैक ऐसे निकलेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी 180,000 और नेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होंगे ईयर 1 में ये कमा देगा 75,000, ईयर 2 में 50,000 कमा देगा, ईयर 3 में 40,000 कमा देगा, ईयर 4 में 15,000 कमा देगा, ईयर 5 में 45 कमा देगा और 6 साल में 65 कमा के बस खत्म। तो इस प्रोजेक्ट का पे बैक क्या होगा? हाँ जी,
पे बैक का कॉन्सेप्ट है कि जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई तो बस उतना टाइम पे बैक है। तो 180 जब ये पूरे कर देगा, और वो यहां से हिसाब लगा के देख ले, 180 यहां पूरे हो रहे हैं तो 4 साल पे बैक। अच्छा, अब उसको जबानी ही सोच के बता दें तो ये कोई अच्छी बात नहीं लग रही। तो इसको फिर ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि एक कैश का एक बैलेंस बना लेंगे। इसको बैलेंस भी कह सकते हैं, और इसके लिए नॉर्मली किताबों में क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो का वर्ड यूज होता है। मकसद बेसिकली बैलेंस है। इनिशियली इस प्रोजेक्ट पे 180 का आउटफ्लो हो जाएगा, और बैलेंस ये है कि हमने नेगेटिव 180 से कैश स्टार्ट किया। फिर ईयर 1 में ये कैश 75 दे देगा, तो कैश का बैलेंस रह गया 105। फिर ईयर 2 में ये 50 दे देगा, ओह नेगेटिव सॉरी 50 और मिल गया, और वो जो ओवरड्रान था वो रह गया 55। फिर ये तीसरे साल में 40 जनरेट कर देगा, ये रह गया 15 नेगेटिव, और चौथे साल में ये 15 जनरेट कर देगा, तो ये नेगेटिव से 0 पे पहुंच गया। बस जहां ये 0 पे पहुंचेगा वो पे बैक है। इसके बाद वाली लाइनें इखलाकन कैलकुलेट कर ली, जरूरत नहीं है इनकी। तो इसमें पे बैक निकालने का तरीका यह है कि कैश फ्लोज को लिखें और उनका बैलेंस करते जाएं। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो भी कहते हैं इसको। तो जहां पर ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 0 नजर आ जाए वो पे बैक है। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्ट 0 ना हो, हिसाब में गलत हो। इसको नोट फिर आगे चलते हैं। चले जी, इशा पढ़ लें, 15 मिनट बाद मिलते हैं। ये मैंने कैश फ्लोज थोड़े से बदले।
इसमें 45 और फिर 80, 30 और 20, 10, 70, 100 और 120। अब इसमें और पिछले साल में क्या फर्क आ गया कि इसमें जीरो नजर नहीं आ रहा। वैसे तो बहुत सारे जीरो नजर आ रहे हैं, लेकिन बैलेंस जीरो नहीं हो रहा, निल नहीं हो रहा। जिस साल में ये निल हो रहा था वो पे बैक है। अब बैलेंस में निल नजर नहीं आ रहा। अब इसके हैं दो हल। दो हल नहीं है, दो सिचुएशंस हैं, तो फिर हर सिचुएशन में अकॉर्डिंगली एक हल है। एक हल ये है कि ये प्रोजेक्ट जो कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है वो ईयर एंड पे जनरेट कर रहा है। यानी हो सकता है हमने ये किसी को ऑपरेट करने के लिए आउटसोर्स करके दिया हो और कहा हो कि जो साल के एंड पे बचाना वो हमें दे देना अपने पैसे काट के। तो हो सकता है ये कैश फ्लो ईयर एंड पे जनरेट हो। अगर तो ये कैश फ्लो ईयर एंड पे जनरेट होता है तो फिर पे बैक क्या होगा? ये बात दोबारा सुनिए। ये जो प्रोजेक्ट कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, मैंने कहा अगर ये एंड पे जनरेट करता है, जैसे ईयर 1 के सामने जो 75 लिखा हुआ है, ईयर 1 एंड होगा तो 75 मिलेगा, ईयर 2 एंड होगा आखिरी दिन जाके 50 मिलेगा, ईयर 3 एंड होगा तो आखिरी दिन जाके 45 मिलेगा। अब इस सूरत में हमारी इन्वेस्टमेंट कब रिकवर हो रही है? 4 में, क्योंकि 3 तक पूरी रिकवरी नहीं हुई थी। 4 एंड होगा, 80 मिलेगा तो वो एकदम से सारी रिकवरी हो जाएगी। तो अगर तो कैश फ्लो अराइज होता है एट एंड ऑफ ईयर, अगर तो कैश फ्लोज अकर होते हैं एट एंड ऑफ ईयर, तो फिर इस सवाल के पे बैक का आंसर है ईयर 4 या 4 साल, क्योंकि चौथे साल के एंड पे 80 आना है तो पैसे की रिकवरी पूरी होनी है। तो इसमें रूल क्या बना, इसमें क्या याद रखें? जैसे ही पॉजिटिव होगा, जिस साल पॉजिटिव होगा वो साल पे बैक है। कैश फ्लो आ ही एंड पे रहा है ना, तो जैसे ही चौथा साल खत्म होगा 80,000 मिलेगा और वो 80 मिलते ही हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो इस सूरत में पे बैक के लिए रूल ये याद रख लेते हैं कि वो ईयर इन विच बैलेंस या क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो बिकम्स पॉजिटिव। जिस ईयर में क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो यानी वो बैलेंस वाला कॉलम पॉजिटिव हो जाएगा वो पे बैक है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट सारा साल रोजाना कैश कमा के देता रहेगा, जैसे नॉर्मली होगा भी कि सेल्स तो पूरा साल होती रहेंगी, हर रोज सेल्स होंगी, हर रोज कैश फ्लो आएगा, तो अगर तो कैश फ्लोज अकर हो रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, अगर तो कैश फ्लोज थ्रू आउट द ईयर इवनली अकर हो रहे हैं, यानी हर रोज बराबर, तो फिर पे बैक चौथे साल में कहीं है, क्योंकि 3 साल तक
तो नेगेटिव था, चौथे साल के एंड तक पॉजिटिव हो गया है, तो उसका मतलब चौथे साल में कहीं वो 0 तक पहुंचा है। अब इसको मैं एक लाइन के जरिए भी बता देता हूं और यहां इस टेबल के जरिए भी बता देता हूं। ईयर 4 के स्टार्ट पे बैलेंस 10 नेगेटिव था और ईयर 4 में, पूरे ईयर 4 में 80,000 जनरेट हुआ। अगर 80,000 पूरा साल में जनरेट हुआ तो बस ईयर 4 में कितना चाहिए था पैसा रिकवर करने के लिए? 10,000। तो अगर ये पूरे साल में है तो 10,000 साल के कितने पोर्शन में हुआ होगा? 10,000 डिवाइड बाय 80,000। तो फिर वो पोर्शन ऑफ ईयर 4 निकल आएगा जिसमें ये पैसे पूरे हुए। तो वो पोर्शन क्या बना? 10,000 डिवाइडेड बाय 80,000 कितना बना है? 1.125। यानी चौथे साल का इतना फ्रैक्शन गुजरेगा तो पैसे पूरे हो जाएंगे। तो पे बैक क्या हुआ? 3 साल और साथ ये प्लस। जहां तक ईयर नेगेटिव थे वो तो है ही हैं, चौथे साल में ये पूरा हुआ है, तो चौथे साल का उतना फ्रैक्शन जितने पैसे चाहिए थे 0 करने के लिए और जितने पूरे साल में, तो फ्रैक्शन है इसका कि 80 का 10 कितनावां हिस्सा है। तो पे बैक इस सवाल का आंसर बन गया जब आखिरी बार नेगेटिव देखा गया था और साथ ये। और अगर मजीद गहराई में उतरना है तो इस 0.125 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.125 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 महीना आ जाएगा। तो फिर पे बैक होगा 3 साल और 1.5 महीना। लेकिन ये काफी है, 3.125 ईयर्स बहुत है। तो इसमें मैंने 3 सवाल आपको बताए। अगर हर साल प्रोजेक्ट सेम कैश फ्लो जनरेट करेगा तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। अगर कैश फ्लोज जनरेट कर रहा है और बैलेंस वाले कॉलम में नील नजर आ गया तो जेसीआर में नील नजर आ रहा है। और तीसरा, अगर क्यूमुलेटिव में नील नजर नहीं आ रहा तो फिर ये 2 बातें, या तो कैश फ्लोज ईयर एंड पे अकर होते होंगे तो फिर वो पे बैक है जिसमें पॉजिटिव हुआ, और अगर पूरे साल में रोजाना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है तो फिर जहां पर पॉजिटिव हुआ है उसकी कोई फ्रैक्शन है, और उस फ्रैक्शन के लिए क्या न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर? आखिरी नेगेटिव डिवाइडेड बाय अगले साल का कैश फ्लो। आखिरी नेगेटिव डिवाइडेड बाय अगले साल का कैश फ्लो, ये फ्रैक्शन निकलेगी और दिस प्लस वो फ्रैक्शन, ये पे बैक पीरियड है। और पे बैक पीरियड कैश फ्लो बेस्ड है, ये कैश फ्लोज हैं, और चूंकि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो रहा है, कैश फ्लोज हैं, तो कौन से कैश फ्लोज? रेलेवेंट वाले। ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से यही चीज तो मैं आगे लाया हूं कि जब भी कोई डिसीजन करना होगा तो हमें सिर्फ रेलेवेंट आइटम यूज करनी है, तो कैश फ्लोज वो भी रेलेवेंट वाले। ये है जी पे बैक। पे बैक की 2 वैरायटियां और हैं, इसको नोट कर लें फिर वो बताता हूं। अच्छा, पे बैक अगर सवाल में आ जाए, जो कि आया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट, यानी अगर खामोशी है तो ओनली फॉर पे बैक बाय डिफॉल्ट ये यानी अगर सवाल में आपको नहीं कहा कि कैश फ्लोज कब अकर हो रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पे बैक के लिए बाय डिफॉल्ट ये है। अदरवाइज अब से ऑनवर्ड जो हम डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे उसमें वो होता है बाय डिफॉल्ट, वो आगे चल के बताऊंगा, यानी एंड वाला। पे बैक के अलावा आगे जो डिसीजन मेकिंग पढ़नी है उसमें एंड वाला बाय डिफॉल्ट है।
लेकिन सिर्फ पे बैक के लिए ये वाला बाय डिफॉल्ट है, इवनली वाला। जी नोटेड। पे बैक की दो वैरायटियां और हैं। क्योंकि है तो ये बेकार सा मेथड, क्या खराबी है इसमें? क्यों बेकार सा मेथड है? आसान सा तो है? इन्फ्लेशन का मसला नहीं है। एक तो बड़ा मसला ये है कि इन कैश फ्लोज का हम टाइम फैक्टर तो देख ही नहीं रहे। यानी 180 पूरा होना चाहिए भाई, आज का 180 और 4 साल में पूरे होने वाले 180 में फर्क है। तो एक तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो रही है। फिर उसके अलावा एक और खराबी ये है कि अगर दो में से कोई एक चुनना हो तो कौन सा बेहतर होगा? जिसका पे बैक कम या ज्यादा? दो प्रोजेक्ट हैं, उनमें से कोई एक चूज करना है और पे बैक टेक्निक पे फैसला करना है। तो जिसका पे बैक कम होगा, हो सकता है जो पे बैक ज्यादा हो वो एंड ज्यादा कमा के दे रहा हो और ये 2 साल में पैसे पूरे कर दे और 2.5 साल में वैसे ही ठूस हो जाए। पैसे पूरे कर दे बस 2.5 साल में खत्म। लेकिन दूसरा हो सकता है 7 साल में पैसे पूरे करके दे लेकिन चले 70 साल। तो पे बैक मेथड ये बाद वाले कैश फ्लोज भी इग्नोर कर रहा होता। तो पे बैक मेथड की दो वैरायटियां और हैं। एक वैरायटी इसकी कहलाती है डिस्काउंटेड पे बैक। और जिन लोगों को ये एतराज कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो गई, तो बुजुर्गों ने डिस्काउंटेड पे बैक का एक कॉन्सेप्ट बताया कि चलो उनके तो मुंह बंद कराए ना। तो डिस्काउंटेड पे बैक भी इसकी एक वैरायटी है और एक होता है बेल आउट। बेल आउट पे बैक। हाँ लिखे होंगे। लेकिन ये चूंकि अभी शुरू मैंने आज बीएफडी किया है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट तरीन, मतलब लीस्ट भी तरीन भी ये पोर्शन है बीएफडी का, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। भी तो और बहुत कुछ है आगे, तो भी शुरू किया है तो चलो इन छोटे मोटों को भी लिफ्ट करा दी हैं। अच्छा नहीं तो नहीं सेट हुई टोन। डिस्काउंटेड पे बैक बताता हूँ जी। डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड पे बैक मैं सवाल सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ, जो सवाल मैं करूंगा वही होता है डिस्काउंटेड पे बैक। इसमें सिर्फ एक मसले का हल रिजॉल्व कर देते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो वो मैं आपको इसी ये जो सामने किया हुआ है इसी से करके दिखाता हूँ। तो डिस्काउंटेड पे बैक के लिए सवाल लिखें, सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन। और डिस्काउंट रेट 10% है, बाकी डाटा यही है, डिस्काउंट रेट 10%। डिस्काउंटेड पे बैक निकालते हैं। डिस्काउंटेड पे बैक जो शिकायत दूर कर रहा है वो ये शिकायत दूर कर रहा है कि हम कैश फ्लोज की टाइमिंग को नहीं लिफ्ट करा रहे, तो करा रहे थे लिफ्ट। जो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लेते हैं।
इनको कह देंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। जो इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हैं हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, उनको डिस्काउंट कर लेते हैं। इस 180 की प्रेजेंट वैल्यू तो 180 ही है क्योंकि ये तो अभी लग जाएगा पैसा। इसको 10% पे कितने साल डिस्काउंट? 1 साल करिए। 68181। इसको 10% पे पावर 2 डिस्काउंट 41322। इसको पावर 3 डिस्काउंट 33809। इसको पावर 4 डिस्काउंट 54641। इसको पावर 5 डिस्काउंट 18628। और इसको पावर 6 डिस्काउंट 11289। तो जैसे सादा पेबैक सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही डिस्काउंटेड पेबैक सॉल्व होगा, बस उसमें इस कैश फ्लो वाले कॉलम की जगह डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला कॉलम यूज होगा। यानी वो जो ईयर 3 में से जनरेट करना है इन टुडेज टर्म्स वो 45 नहीं 33 है। तो इन कैश फ्लोज को यूज करके अगर पेबैक निकाला जाए तो वो पेबैक डिस्काउंटेड पेबैक। क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लोज यानी इनका क्यूमुलेटिव। तो 180 नेगेटिव 819 नेगेटिव 70497 नेगेटिव 36688 नेगेटिव 17953 और बाकी की खैर है, बाकी की जरूरत ही नहीं है। अब नील तो नहीं आ रहा। अगर ये अजम्पशन लें तो फिर 4, और अगर वो फ्रैक्शन वाला काम करें अगर फ्रैक्शन वाला काम करें तो किसको किससे डिवाइड करूं? इसको डिवाइडेड बाय ये। तो पेबैक डिस्काउंटेड पेबैक बन गया 3.67 इयर्स। ये डिस्काउंटेड पेबैक होता है पेबैक तरीका भी वही है, सिर्फ कैश फ्लो वाले कॉलम की जगह डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला कॉलम यूज हो जाएगा, तरीका वही है।
लास्ट वैरायटी बेल आउट पेबैक। और ये क्या होता है ये मैं आपको एग्जांपल के साथ ही सिखाता हूँ। बेल आउट पेबैक के लिए एक एग्जांपल कराता हूं और उसी से सिखा देता हूं। बेल आउट पेबैक। अच्छा एग्जांपल मैंने बुक में रखी अपने, लेकिन बुक तो भी आप नहीं पहुंची तो लिखे ज़बानी बताता हूं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सवाल लिखिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 120,000, प्रोजेक्ट लाइफ 4 साल, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ईयर 1 2 3 4 1 2 3 4 40,000, 55,000 55,000, 20,000 और 35,000। कैश फ्लोज रिपीट कर रहा हूं, 40,000, 55,000, 20,000 और 35,000। फिर लिखिए बेल आउट कैश फ्लोज। बेल आउट कैश फ्लोज $60,000 at end of year 1, 60,000, 40,000 at end of year 2, और 25,000 at end of year 3। पहले साल के एंड पे 60,000 है, दूसरे साल के एंड पे 40,000 है और तीसरे साल के एंड पे 25,000 है। मुझसे रिक्वायर्ड है बेल आउट पेबैक है। चौथे साल में कुछ नहीं, 0। पहले तो जैसे सादा पेबैक करते हैं वैसे ही करेंगे कैलकुलेशन। इनिशियली 1 क्या बोला 120 120, ईयर 1 में 40, ईयर 2 में 55, ईयर 3 में 20,000 और ईयर 4 में 35,000। और जैसे क्यूमुलेटिव निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही निकाल लें। बैलेंस कह दें, क्यूमुलेटिव कह लें। $120, 80, 25, 5, 30। सादा पेबैक कितना है
अगर ईयर एंड पे कैश आता है तो ईयर 4, और अगर हर रोज आ रहा है तो चौथे साल में कहीं होगा 3.1, यानी दिस डिवाइडेड बाय 35, तो 3.17। बेल आउट पेबैक ये है कि 4 साल पूरे करेंगे तो कैश पॉजिटिव होगा, लेकिन 4 साल लाजमी चलेगा प्रोजेक्ट, या हम अगर पहले भागना चाहें तो ऑप्शन है कि नहीं है, तो इसको बेल आउट कहते हैं। जैसे अगर प्रोजेक्ट को चलते हुए 1 साल हुआ होगा तो हम इस प्रोजेक्ट से क्विट कर सकते हैं, किसी को बेच जाएं, तो जो हमसे ये खरीदेगा वो कितने पैसे हमें देगा, ये बेल आउट कैश फ्लो। यानी हम एग्जिट करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो अभी बाकी होगा, तो हम किसी को फैक्ट्री बेच के निकल सकते हैं, तो जितने के बेच सकेंगे वो बेल आउट कैश फ्लो है। यानी अगर हम प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहें तो, जान छुड़ाना चाहें तो ईयर 1 एंड पे अगर जान छुड़ाना चाहें तो 60 मिलेगा, ईयर 2 के एंड पे बाहर निकलना चाहें तो 40 लगेगा, और ईयर 3 के एंड पे निकलना चाहें तो कितना 25, और ईयर 4 के एंड पे बाहर निकलना चाहें तो वो निकल जाएंगे बाहर, कोई मसला नहीं, तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन इनमें और वो नीले वाले कैश फ्लोज में एक फर्क ये है कि अगर हम प्रोजेक्ट खुद पूरा करेंगे तो पहले साल हमें प्रोजेक्ट इतने कमा के देगा, दूसरे साल इतने कमा के देगा, यानी हमें इससे 40 भी रिसीव होगा, 55 भी रिसीव होगा, 20 भी रिसीव होगा, 35 भी रिसीव होगा। प्रोजेक्ट चलता जा रहा है, हम खुद कर रहे हैं, तो सारा कैश हम ही कमा रहे हैं, ये भी कमाएंगे, ये भी कमाएंगे। लेकिन यहां पर भी नहीं है, ही है। 60 कमाएंगे तो बस फिर 60 ही कमाएंगे, यानी बेच के निकल जाएंगे, फिर 40 नहीं आना। ये 40 नहीं आना, वो 40 आना। नहीं, नीले वाले तो हैं, मैं अब काले वाले कैश फ्लोज की बात कर रहा हूं। देखिए, अगर हम प्रोजेक्ट खुद पूरा करते हैं तो प्रोजेक्ट ईयर 1 में इतना कैश जनरेट कर देगा, ईयर 2 में इतना जनरेट कर देगा, तो 40 भी हमें ही मिला होगा, 55 भी हमें ही मिला होगा। लेकिन अगर हम इसको बीच में छोड़ के जाना चाहें तो ईयर 1 पे 40 प्रोजेक्ट से कमाएंगे और 60 का बेच के निकल जाएंगे। लेकिन अगर ईयर 1 में ना बेचें तो 60 गया, फिर 60 नहीं मिलना। अगर ईयर 2 पूरा करते हैं तो 55 तो लेंगे और प्रोजेक्ट 40 का बेच देंगे। अच्छा, ये 40 भी मिलेगा और वो 60 भी मिलेगा? नहीं, वो 60 छोड़ आए होंगे, फिर हम 40 पे प्रोजेक्ट बेच के निकल जाएंगे। और अगर ये भी छोड़ दें, तीसरा साल भी गुजार लें, तो फिर प्रोजेक्ट तो ये कमा ही देगा, और फिर हम इस प्रोजेक्ट को 25 का बेच के निकल सकते हैं। और 25 का बेचेंगे तो 40 भी मिल गया होगा, 60 भी मिल गया होगा। नहीं, इनमें से कोई एक ही आउट है। पहले तो ये तीनों काले कैश फ्लोज वाली बात देखिए, समझ आई कि नहीं? अब इसमें बेल आउट पेबैक ये है कि हर साल को इस नजर से देखें कि अगर भागना हो तो क्या, यानी दिस प्लस दिस, इन दोनों को प्लस, नाम तो उसको जो मर्जी दे दें, लेकिन इन दोनों को प्लस। ये 120 नेगेटिव, ये, बल्कि ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये 20 नेगेटिव, 15 पॉजिटिव, 20 पॉजिटिव और 30। ये जो नीले वाले कैश फ्लोज है ना, ये कंटिन्यूटी है और ये सारे मिल रहे हैं। लेकिन ये जो ब्लैक वाले और जो रेड वाले हैं, अगर ईयर 1 पे क्विट करने का सोचा तो हम इतने नेगेटिव में होंगे, नहीं क्विट करना। लेकिन अगर ईयर 2 में क्विट करने का सोचा तो अब हम एंड पॉजिटिव ही करेंगे। देखें, अगर हम प्रोजेक्ट खुद पूरा कंटिन्यू करते तो प्रोजेक्ट चलाने से पैसा चौथे साल में जाके पूरा होना था, जबकि अगर हम प्रोजेक्ट के साथ भागना भी कंसिडर करें तो ईयर 2 में हम निकल सकते हैं।
ईयर 1 में नहीं फायदा निकलने का, क्योंकि ईयर 1 में हमें 80 तो भी प्रोजेक्ट में लगा पड़ा है और 60 मिल रहा है, तो नहीं, हमें फायदा नहीं है, हम 20 नेगेटिव में होंगे। लेकिन ईयर 2 में हम एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट से हम इतना कमा चुके होंगे कि बाकी डिफरेंस 25 नेगेटिव रह गया होगा और प्रोजेक्ट को 40 का बेच के हम रिलीज कर देंगे इसको। तो बेल आउट पे बैक इज 2 years। बेल आउट पे बैक समझ आई बात? नहीं, अगर हम सिर्फ प्रोजेक्ट का कैश फ्लो पे बैक देखेंगे तो वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने में ही निकलेगा कि प्रोजेक्ट पूरा करें तो कितने साल में पैसा पूरा होगा, तो ये हमें चौथे साल में पैसा पूरा करके देगा। लेकिन अगर हम हर साल एग्जिट करने को भी सामने रखें, यानी बेल आउट कैश फ्लोस को भी सामने रखें, तो फिर हमारे लिए ईयर 2 में एग्जिट करना पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगा। तो बेल आउट पे बैक इज ईयर 2। तो इसका रूल ये हुआ कि जिसमें इन दोनों का सम पॉजिटिव आ गया वो बेल आउट पे बैक। आज क्या तारीख हो गई है? आज। हाँ, वो फॉर्म के जवानों ने भी पैपे भी करना है। तो बेल आउट पे बैक का रूल क्या हुआ कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जैसे नॉर्मल सवाल करते हैं और बेल आउट कैश फ्लो, इन दोनों का सम जहां पॉजिटिव हो गया वो बेल आउट पे बैक पीरियड। जी नहीं, पे बैक में तो बेहतरी रुपए में तो है ही नहीं ना, पे बैक में तो हम देख ही टाइम रहे हैं। हाँ, पे बैक तो है ही यही कि पैसा पूरा कब हो जाएगा, बेहतरी की तरफ तो जा ही नहीं, मतलब रुपए तो देख ही नहीं रहे कि ज्यादा किसमें मिल रहे हैं। पे बैक पीरियड तो है ही सिर्फ पीरियड के टर्म में कि कितनी जल्दी पैसा रिकवर हो जाएगा। तो इसमें बेल आउट पे बैक पीरियड 2 साल है, यानी 2 साल में हम अगर एग्जिट कर जाएं तो अपना पैसा पूरा कर लेंगे। अच्छा, इसमें ईयर 2 पे बैक हो, बेल आउट पे बैक होगा या 1 पॉइंट समथिंग? ये तो हम दूसरे साल के एंड पे एग्जिट करेंगे ना, यानी इसने तो एंड पे ही आना है, तो 2 1 पॉइंट समथिंग नहीं 2 है। नहीं, वो वैल्यू ही एट द एंड ऑफ बताइए ना। चलिए, बेसिक टेक्निक्स बस ये डन काफी हैं। कल इंशाल्लाह मैं ये एडवांस टेक्निक्स पे आता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।